हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बंगाली स्टाइल में फ़िश करी के साथ साथ बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं, क्योंकि हमें हर जगह एडवाइस दी जाती है कि अपने डाइट में हमें फ़िश इंक्लूड ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फ़िश में जो मरकरी होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ख़ास करके एक्सपेक्टिंग मदर्स या जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, या 8 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगी एक शीट और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी फ़िश इस टाइम पे नहीं खानी चाहिए प्रेग्नेंट औरतों को और छोटे बच्चों को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप रोज़ाना फ़िश खाने वाले लोगों में से हैं या महीने में 1-2 बार फ़िश खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ़िश या किसी भी तरीके का सी फूड लगभग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनअवेयर हैं, या अगर मैं कहूँ तो अवेयर भी हैं, तो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि फ़िश में या सी फूड में मेथल मरकरी नाम का जो कंपोनेंट पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन होता है और उससे होने वाली हेल्थ डिजीज़ इरिवर्सिबल होती हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेथल मरकरी इन फिशेस तक पहुंचता कैसे है। एक्चुअली इसके दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो है नेचर और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर मैं नेचर की बात करूं तो जैसे कि वोल्केनो या फॉरेस्ट फायर से जो निकलने वाला धुआं होता है उसके अंदर पहले से ही मरकरी होता है, और जब यही मरकरी एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के साथ मिलता है तो ये मेथल मरकरी प्रोड्यूस करता है। ठीक वैसे ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी मेथल मरकरी प्रोड्यूस करता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में और ज़मीन पर धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, और इसी पानी के थ्रू जब फिशेस अपना खाना या ऑक्सीजन लेती है तो वो मेथल मरकरी उनकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप फ़िश ख़रीदने जाते हैं या आपको कोई एडवाइस करता है कि आपको कैसी फ़िश ख़रीदनी चाहिए, तो यही आपको एडवाइस मिलती है कि आप छोटी फ़िश ख़रीदें, बड़ी फ़िश बिल्कुल मत ख़रीदें। तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जो बड़ी फ़िश हैं वो ज़्यादा दिन तक जीती हैं, इसी वजह से उनके अंदर जो है ज़्यादा मेथल मरकरी को बिल्डअप करने का टाइम होता है और ज़्यादा मेथल मरकरी उनके बॉडी के अंदर पाई जाती है। वैसे तो ये मरकरी छोटा हो या बड़ा सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए ये और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जो मरकरी है मदर के प्लेसेंटा के थ्रू अनबॉर्न बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती है। और जो वीमेन फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं उनके लिए भी यही एडवाइजेबल होता है कि वो हाई मरकरी वाली फ़िशेस बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इस टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकलने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। ठीक वैसे ही हमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए अगर वो फ़िश खाते हैं और वो फ़िश खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि ये उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है और 8 साल तक बच्चों का जो ब्रेन है वो बढ़ता है, और अगर ऐसे टाइम में हम उनको हाई लेवल मरकरी वाली फ़िशेस देंगे तो उनके इस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो प्लीज़ जब भी आप फ़िश ख़रीदें या खाएं तो इन बातों का ख़ास ध्यान रखें। और मैं आप लोगों के साथ एक शीट मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाई है जब मैं अपने बच्चों के लिए प्लान कर रही थी फ़िश देना, तो आप वो शीट देख सकते हैं जिसमें मैंने हाईएस्ट लेवल, मॉडरेट लेवल और लोवेस्ट लेवल मरकरी फ़िशेस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो के करीब रोहू फिश ले ली है और इसको हम आज कैलकाटा स्टाइल में, बंगाली स्टाइल में बनाएंगे, सरसों और पोस्तों के साथ, खसखस के साथ। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को बहुत अच्छे से धो लिया था पानी से,
और उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और अब इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी। मुझे यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा तेल लग करके हम इसको फ्राई करेंगे। और आपको हमेशा फ़िश के लिए जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है इस तरह की रेसिपी के लिए, क्योंकि इससे जो है इस फ़िश का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म करके गैस धीरे कर दिया है। तो यहाँ पे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और जब तक फ़िश नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आपको इसको पलटना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पहले पलट देंगे तो ये फ़िश टूट सकती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब तक इसका एक क्रस्ट ना आ जाए तब तक इसको नहीं पलटना है। जैसे मैंने अब इसको पलटा तो ये बिल्कुल टूटी नहीं है। और जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने से पहले मैंने पीली सरसों और खसखस को अलग अलग भिगो लिया था, और आपको अलग अलग ही भिगोना है और अलग अलग ही पीसना है, क्योंकि सरसों को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करूँगी। तो ये सरसों कुछ ऐसे पीस गई है, और ऐसे ही मैंने खसखस भी पीस ली थी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके दाने अभी भी कुछ बाकी हैं या अच्छे से नहीं कुछ हो पाया, तो आप क्या कर सकते हैं कि खसखस का जो पेस्ट बना है और जो सरसों का पेस्ट बना है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो ये अगर आपके ये जो छिलके हैं वो ऊपर आ सकते हैं, तो ऐसा करने से जो ग्रेवी का जो टेक्सचर होगा ना वो काफ़ी क्रीमी और स्मूथ आएगा। तो आप ये वाला प्रोसेस भी ऐड कर सकते हैं अपनी ग्रेवी बनाने से पहले। एक अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। जब ये प्याज अच्छे से भून जाएं तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया मसाला ले लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। तो हल्दी कम, सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा और देगी मिर्च सूखे धनिया से थोड़ी कम। तो ये पानी मैं इसलिए डाल देती हूँ ताकि मसाला जो है जले ना। यहाँ पे जो मैंने खसखस को पीस करके उसको छान लिया था और पानी डाल दिया था उसमें, तो मैं ये अब इसमें डालूँगी। और अभी इस स्टेज पर जो है ना हमें पीली सरसों का जो पेस्ट है वो नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम उसकी भुनाई ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट फ़िश के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए पहले मैं सिर्फ पोस्तों को थोड़ा सा, खसखस को थोड़ा सा भूनूंगी, और जब ये खसखस घी छोड़ देगा तब मैं इसमें फ़िश और गर्म पानी डालने के बाद सरसों पीसी हुई डालूंगी। और अभी ना आपको इस टाइम पे जो है फ़िश को बहुत आराम से मिलाना है, क्योंकि फ़िश थोड़ी सी डेलिकेट होती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलाएंगे तो ये टूट जाएगी और देखने में भी सुंदर नहीं लगेगी। अब इसमें मैं एक उबाला आने के बाद धीमी आंच पर फ़िश को 5 से 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि जितना भी फ्लेवर है ग्रेवी का जो हमने बनाया है वो फ़िश के अंदर अच्छे से चला जाए। तो
तो ये मेरी बंगाली स्टाइल में सरसों और खसखस के साथ फिश करी तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक